बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज, माँ के लाडले और ताउम्र देश की संस्कृति, उसकी भाषा और मूल्यों से प्रेम करने वाले राजेंद्र प्रसाद न सिर्फ भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, बल्कि उनसे संबंधित ऐसे अनेकों अनसुने किस्से भी हैं जो राजेंद्र बाबू के बारे में जानने की हम सबके मन में उत्सुकता पैदा करता है। कहते हैं कि वह अपनी मातृभाषा से इतना लगाव रखते थे कि एक बार जब एक व्यक्ति गांव से उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो राजेंद्र बाबू उससे भोजपुरी में ही बात करने लगे, लेकिन मिलने आया व्यक्ति हिंदी में ही बोल रहा था। कुछ देर सुनने के बाद राजेंद्र बाबू मुस्कुराते हुए बोले, का हो भोजपुरी भुला गए का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न्याय, समानता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता रखते थे। यही कारण था कि किसी भी प्रभावी व्यक्ति या सत्ता के समक्ष उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। राजेंद्र बाबू अपने स्पष्ट नजरिए और किसी धार्मिक सामाजिक मुद्दों पर राजनीति से परे उठकर अपनी राय बिना किसी नफा नुकसान को ध्यान में रखकर रखते थे। यही कारण है कि कुछ मुद्दे जैसे हिंदू कोड बिल, सोमनाथ मंदिर में जाना, राष्ट्रपति चुनाव के समय पंडित नेहरू का राजगोपालाचारी की तरफ अधिक झुकाव और ना जाने कितने ऐसे किस्से जो राजेंद्र बाबू की जीवंतता को दर्शाते हैं। आज हम इस एपिसोड में ऐसे ही महान विभूति के बारे में वो सब जानेंगे जो अब तक बहुत नहीं सुनाया गया है और जिस पर बहुत अधिक बातें भी नहीं हुई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को भारत के बिहार राज्य के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। राजेंद्र एक साधारण पृष्ठभूमि से थे। उनके पिता महादेव सहाय एक विद्वान और जमींदार व्यक्ति थे। राजेंद्र अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार में सबके लाडले भी थे। उनके चाचा का भी कोई संतान नहीं था, इसीलिए वे राजेंद्र प्रसाद को अपने पुत्र की समान ही लाड प्यार करते थे। राजेंद्र बाबू अपने माँ के सबसे करीब थे। बचपन में राजेंद्र बाबू अपनी माँ से रामायण, महाभारत की कहानियां सुनते और उनके आदर्शों का अनुसरण भी करते थे। राजेंद्र बाबू बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी विलक्षण प्रतिभा के थे। 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा लेनी शुरू कर दी। उसके बाद वे अपने प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल चले गए। उनकी तेज बुद्धि को देखकर परीक्षा के दौरान उनकी कॉपी में लिखा गया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। राजेंद्र बाबू का विवाह बाल्यकाल में ही लगभग 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से हो गया। विवाह के बाद भी उन्होंने पटना की टी.के. घोष अकादमी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। आगे की शिक्षा के लिए वर्ष 1902 में उन्होंने प्रसिद्ध कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। वर्ष 1915 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के विधि विभाग से मास्टर इन लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण की और गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। वर्ष 1916 में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में अपनी कानूनी करियर शुरू कर दिया। उन्होंने वर्ष 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की पढ़ाई भी पूरी कर ली। शिक्षा के प्रति अपने जुनून से प्रेरित होकर डॉक्टर प्रसाद ने कोलकाता विश्वविद्यालय में एक शिक्षण का पद संभाला। उन्होंने पटना के बिहार नेशनल कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। हालांकि नियति को कुछ अलग ही मंजूर था और प्रसाद जल्द ही गांधी जी से प्रभावित होकर सक्रिय राजनीति में आ गए। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ज्ञान की प्यास ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता को निखारा और अपने क्षितिज का विस्तार किया। लेकिन यह उनकी सहानुभूति की सहज भावना और अपने समुदाय के उत्थान की इच्छा थी जो उन्हें एक असाधारण रास्ते पर ले आई। सक्रिय राजनीति में आने के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। राजनीति में राजेंद्र बाबू का प्रवेश सकारात्मक परिवर्तन लाने की गहरी इच्छा से प्रेरित था। उनके करिश्माई व्यक्तित्व और सार्वजनिक सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने शीघ्र ही उन्हें लोगों का विश्वास पात्र और चहेता बना दिया। चंपारण सत्याग्रह में पहली बार राजेंद्र बाबू गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आंदोलन में भाग लिए। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण और साहस से इतने प्रभावित थे कि उनके विदेशी संस्थानों के बहिष्कार की अपील पर 1928 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पद त्याग कर दिया।
अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद का कोलकाता विश्वविद्यालय से बिहार विद्यापीठ में दाखिला भी करवा दिया। उन्होंने सर्चलाइट और देश जैसी पत्रिकाओं में इस विषय पर बहुत से लेख लिखे थे और इन अखबारों के लिए अक्सर वे धन जुटाने का काम भी करते थे। 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर सेवा कार्य किया। बिहार के 1934 के भूकंप के समय राजेंद्र बाबू कारावास में थे। जेल से 2 वर्ष बाद छूटने के पश्चात वे भूकंप पीड़ितों के लिए धन जुटाने में तन मन से जुट गए। उन्होंने वायसराय के जुटाए धन से कहीं अधिक अपने व्यक्तिगत प्रयासों से धन जुटा लिया। उन्होंने अक्टूबर 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद वे दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। वे वर्ष 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में शामिल हुए और अधिक अन्न उगाओ का नारा भी दिया। जुलाई 1946 का साल था जब भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई, तो उन्हें इसका पहला स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आजादी के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के संविधान की पुष्टि हुई और उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। हालांकि उनका राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में चुनाव विवादित भी रहा। इतिहासकार मानते हैं कि देश के प्रथम राष्ट्रपति चुनाव के समय पंडित नेहरू राजेंद्र प्रसाद की उम्मीदवारी के पक्ष में नहीं थे। हालांकि संविधान सभा के लगभग हर सदस्य के मन में ये बात थी कि संविधान निर्माण के बाद देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू को ही बनाया जाएगा। इस संबंध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव वी शंकर अपने संस्मरण में लिखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा का संचालन जिस योग्यता से किया और सरदार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति सदस्यों की जैसी सद्भावना देखी, उससे वो समझते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारतीय गणराज्य का पहला राष्ट्रपति होना चाहिए। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उससे सहमत नहीं थे। वे चाहते थे कि राजा जी यानी कि सी राजगोपालाचारी भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। सी राजगोपालाचारी उस समय देश के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। पंडित नेहरू के इस मत पर वी शंकर लिखते हैं कि अपनी अमेरिका यात्रा से पहले पंडित नेहरू ने सरदार पटेल को फोन किया, कहा कि अगर मैं वर्तमान गवर्नर जनरल को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखता हूं तो पार्टी के नेता मेरे फैसले का इसीलिए समर्थन करेंगे क्योंकि वह उनका मुझे एक उपहार होगा। हालांकि सरदार पटेल ने नेहरू की इस बात का विरोध किया। बकौल वी शंकर सरदार पटेल ने कहा कि मेरा अनुमान इसके विपरीत है और आपका प्रस्ताव आसानी से नहीं माना जाएगा। हालांकि नेहरू अब भी अपने मत पर टिके रहे और सी राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि नेहरू के इस प्रस्ताव का प्रखर विरोध हुआ। इस पर सरदार पटेल सदन में बोलते हैं कि कांग्रेस में गंभीर मतभेदों को पहले भी दूर किया गया है, इस बार भी परस्पर बातचीत से कोई हल निकल जाएगा। प्रधानमंत्री की विदेश से वापसी के बाद हम फिर इस पर विचार करेंगे। जल्दबाजी में निर्णय करने से बेहतर है कि हम थोड़ी प्रतीक्षा करें। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच एक विवाद हिंदू कोड बिल के मुद्दे को लेकर भी सामने आता है। हिंदू कोड बिल के मुद्दे को लेकर बतौर राष्ट्रपति उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को एक खत भी लिखा। इस खत में डॉक्टर प्रसाद का कहना था कि मौजूदा प्रतिनिधि सभा देश का सही मायने में प्रतिनिधित्व नहीं करती है क्योंकि इसे जनता ने नहीं चुना है। 1952 में देश में पहले आम चुनाव होंगे, लोकसभा का गठन होगा, उसके सदस्यों को हिंदू कोड बिल के मसौदों पर बात करनी चाहिए। डॉक्टर प्रसाद ने यह भी लिखा कि अगर सरकार को बिल पास कराना है तो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों, वह सभी धर्मों के लिए बिल क्यों नहीं बनाती। हर किसी के लिए विवाह और विरासत के एक जैसे नियम बनाए जाए। अगर आज के संदर्भों में देखें तो डॉक्टर प्रसाद की ये बात कॉमन सिविल कोड की प्रस्तावना थी, लेकिन नेहरू का सेकुलरिज्म बोध यह कहता था कि एक नए देश में हिंदू बहुसंख्यकों के मुकाबले अल्पसंख्यकों को अतिरिक्त सेफ गार्ड दिए जाने चाहिए। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर प्रसाद के सुझाव को खारिज कर दिया। डॉक्टर प्रसाद और नेहरू का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि राजेंद्र बाबू का सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाना और नेहरू का उससे विपरीत राय रखना एक नया विवाद उत्पन्न कर देता है।
इतिहास के जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि नेहरू राजेंद्र बाबू को सोमनाथ मंदिर भेजना ही नहीं चाहते थे। दरअसल कहानी कुछ ऐसा है कि नवंबर 1947 में देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने इस बारे में गांधी जी को भी पत्र लिखा। गांधी जी को यह प्रस्ताव काफी पसंद भी आया, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए सरकारी खजाने से खर्च करना ठीक नहीं होगा। ऐसे में मंदिर को चंदा जुटाकर बनवाने का फैसला किया गया। इसके बाद मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित करने की बारी आई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र बाबू को उसके ज्योतिर्लिंग स्थापना समारोह में बतौर विशेष अतिथि आमंत्रित किया गया, जिसके लिए राजेंद्र बाबू राजी भी हो गए। हालांकि नेहरू का कहना था कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रमुख को ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में जाने से बचना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की राय नेहरू से ठीक उलट थी। उन्होंने कहा, सेकुलरिज्म का यह मतलब नहीं कि कोई अपने संस्कारों से दूर हो जाए या फिर धर्म का विरोधी हो जाए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों का आदर करना है, सभी धर्मों का विरोध करना या सिर्फ नास्तिक होना नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस मत के साथ ही स्पष्ट हो गया कि वह मंदिर के उद्घाटन के लिए जाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि किसी मस्जिद चर्च के लिए भी उन्हें न्योता मिलता तो भी वह जाते। डॉक्टर प्रसाद उद्घाटन समारोह में जाने पर अड़े रहे तो नेहरू ने उन्हें एक पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि अगर डॉक्टर प्रसाद सोमनाथ मंदिर जाते हैं तो यह उनका निजी दौरा होगा। इस पर जो भी रकम खर्च होगी वह उनके वेतन से काटी जाएगी। नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो के तत्कालीन महानिदेशक को लिखित रूप में यह आदेश दिया कि सोमनाथ मंदिर से संबंधित कोई भी समाचार रेडियो से प्रसारित न किया जाए। अंततः 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होता है। संभवतः यही वह बिंदु है जिसने धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा से अलग भारतीय अवधारणा को आकार दिया, जो आज तक अनवरत है। राजेंद्र बाबू ताउम्र अपनी सादगी और बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। सरोजिनी नायडू उनके बारे में लिखती हैं कि उनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण ने शायद उन्हें हमारे सभी नेताओं से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया है। गांधी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का था। सन 1962 में अपनी सक्रिय राजनीति से अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। यह उस भूमिपुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था जिसने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की। डॉक्टर राजेंद्र बाबू अपने जीवन के आखिरी समय पटना के निकट सदाकत आश्रम चले गए, जहां 28 फरवरी 1963 को राजेंद्र बाबू ने अंतिम सांस ली। अब वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनके मूल्य और उनकी राजनीति में किए गए कार्य के प्रति स्पष्ट नजरिया हम सबके बीच आज भी मौजूद है और मार्गदर्शन कर रहा है। राजेंद्र बाबू भारतीय संस्कृति और सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे। सादगी और सच्चाई के वो अवतार थे। उनका अंदर और बाहर का जीवन एक समान था। ऐसे राष्ट्र के गौरव को हम सब नमन करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपके प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद।